नमस्कार, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि तैयारी के साथ साथ आप लोग रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा ना हो कि एक और पढ़ते चले जाएं और पीछे से निकलते चला जाए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि जितना पढ़े हैं उतना बनाए रखें। उसको बनाने के साथ साथ तब आगे को यदि जोड़ते चले जाएंगे तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो अन्यथा खराब ही है। तो हम लोग आज का जो विषय रहने वाला है नाट्य तत्व है, और नाट्य तत्व पे हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। तो नाट्य तत्व से संबंधित कुछ चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, और कुछ चीज़ें जो और महत्वपूर्ण हैं, जो और इम्पोर्टेंट हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोग ने पिछले क्या क्या किन किन बातों पे चर्चा की थी, तो उसको एक बार देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग नाट्य के उद्भव के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद से नाट्य के उद्भव के बाद जो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं भरत मुनि, इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। जो नाट्य विज्ञान पर सर्वप्रथम एकमात्र प्राप्त जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है, और देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा ने जो 4 संहिताएं हैं, उन 4 संहिताओं से जो चीज़ें निकाल करके दी थी और वो निकाल करके एक अलग नाट्यवेद की जो रचना की थी, वह किस प्रकार से की थी, किस वेद से क्या ली थी। जैसे ऋग्वेद से पाठ्य और सामवेद से गीत, अथर्ववेद से रस और यजुर्वेद से अभिनय इत्यादि निकाल करके पंचम वेद के रूप में नाट्यवेद की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने नाट्य सिद्धांत के ऊपर चर्चा किया था। नाट्य सिद्धांत में हम लोगों ने नाट्य के लक्षण क्या हैं, और जो तीनों जो शब्द हैं तीनों समानार्थक हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए जो नृत्य और नृत्य में जो भेद है इसके बारे में जाना। इसके बाद से नृत्य के और नृत्य के अपर नाम क्या हैं, इनके विभाजक तत्व क्या हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो हमारा रूपक के जो 10 भेद होते हैं, इन 10 भेद के जो भेदक तत्व क्या हैं, इन जो वस्तु और क्या कहते हैं वस्तु, नेता, रस इत्यादि पे हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। ठीक है, जिसमें वस्तु जो 2 प्रकार की होती हैं, उसके बाद से नेता 4 प्रकार के होते हैं, नायिका 3 प्रकार की होती हैं, रस हमारे 8 प्रकार के होते हैं। तो एक तरह से जो ये विभाजक तत्व थे हमारे नाटकों के, उस पे हम लोग चर्चा किए थे। और नाटकों पे चर्चा करने के बाद हम लोग एक एक इस पे चर्चा करने वाले थे कि नाटक के महत्वपूर्ण क्या हैं, प्रकरण के क्या हैं, भाड़ के क्या हैं, प्रहसन के क्या हैं, इत्यादियों पे चर्चा कर रहे थे। जिसके अंतर्गत हम लोग जो नाटक है, नाटक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो एक नाटक की शैली होनी चाहिए, जब कभी कोई नाटक की रचना करता है तो उसकी कैसी शैली रहनी चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे कि नाटक का जो कथानक होना चाहिए वो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, और जो पुराण प्रसिद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से कवि जो होता है वो कहानी को लेकर के नाटक की रचना कर सकता है। मिनिमम 5 अंक और मैक्सिमम 10 अंक इसमें होने चाहिए, अन्यथा अगर ये नाटक की श्रेणी में नहीं आएगा। श्रृंगार और वीर नामक जो रस है इसमें अंगी रस के रूप में होगा, और बाकी जो रस होंगे वह आपके क्या कहते हैं अंग रस के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग नाटक से संबंधित, और एक चीज और, नाटकों में हमारे नाटकों में जो अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, पंच कार्यावस्थाएं होती हैं, जो संधियाँ होती हैं, संधि कहते किसे हैं, किसके मिलने से कौन संधि का निर्माण होता है। जैसे आपको ये बताए थे कि बीज और आरंभ के मिलने से आपका मुख संधि का निर्माण होता है। ठीक है, बीज और मुख के मिलने से क्या होता है, ये बनता है बीज और बिंदु और यत्न के मिलने से प्रतिमुख संधि होता है। ठीक है, जिसकी संख्या मुख की 12 और प्रतिमुख की 13 संख्या होती है। इस प्रकार से टोटल संधियों की जो संख्या है, कुल मिलाकर के आपका 64 टोटल संधियों की संख्या है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था मोटा मोटी, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के जो हमारा विषय है उसको लेकर के आगे चलते हैं। तो देखिए अब अगला है आपका अर्थोपक्षेपक, ठीक है। अब अर्थोपक्षेपक होता क्या है तो ये देख लेते हैं। अर्थोपक्षेपक के बारे में जो आचार्य धनंजय हैं दशरूपक में लिखते हैं कि देखिए दो प्रकार के हमारे क्या कहते हैं रूपक होते हैं, मतलब काव्य होते हैं। एक होता है आपका दृश्य होता है और एक आपका होता है श्रव्य, ठीक है। श्रव्य के लिए कहते हैं कि नीरसो अनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तु विस्तरः, अर्थात जो नीरस हो, जो हमारे कथाओं को बेमतलब से बढ़ा सकता है, जो दर्शक दीर्घा को, हमारे जो प्रेक्षक हैं, हमारे जो सामाजिक लोग हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। बेमतलब के वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को बोरियत महसूस करेंगे। तो जो चीज नीरस हो, जिसको हम पर्दे पर दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे इस नाटक से, हमारे कथा से, हमारे कहानी से संबंध रखते हैं, उसको हम श्रव्य के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और दृश्यतु मधुरोदात्त भाव निरंतर, रस भाव निरंतर। और हम दिखाते किसको हैं तो दिखाते उसको हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जो दर्शनीय हो, जो दिखाने योग्य हो, जो रस से परिपूर्ण हो, उसको हम दिखाते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जो नीरस हो, नीरसो अनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तु विस्तरः, मतलब कि जो चीज नीरस हो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कथानक से एकदम साक्षात संबंध रखता है, वो बताना जरूरी है पीछे से, तो जिसके माध्यम से बताया जाता है। कई चीज़ों को बताने के लिए कंडीशंस अलग अलग होते हैं, कुछ पीछे से ही बता दिए जाते हैं मंच के, कुछ ऐसे मंच पे जो लोग रहते हैं उन्हीं के माध्यम से बता दिए जाते हैं। तो जो तरह तरह की जो सूचनाएं दी जाती हैं, वो जो सूचनाएं दी जाती हैं उसको हम नाट्य के भाषा में एक परिभाषिक के रूप में अर्थोपक्षेपक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सूचनाएं देते हैं, ठीक है, उसको हम एक पारिभाषिक नाम के रूप में अर्थोपक्षेपक के नाम से जानते हैं, ठीक है। वह अर्थोपक्षेपक कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? विस्कंभक है। पहला क्या है? विस्कंभक। विस्कंभक के बारे में कहते हैं कि वृत्तवर्तिष्यमाणानाम कथांसानाम निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विस्कंभो मध्यपात्र प्रयोजितः, ठीक है। जो भूत के या भविष्य के घटनाओं को, ठीक है, जो भूत एवं भविष्य की घटनाओं को जो बताए, ठीक है, वह क्या होता है? विस्कंभक होता है। और यह जो विस्कंभक होता है, इस ये जो विस्कंभक जो होता है, जो विस्कंभक के रूप में जो पात्र होता है, वह मध्यम कोटि का पात्र होता है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि विस्कंभक में कौन पात्र होता है, तो मध्यम पात्र होता है। और विस्कंभक में जो पात्र बोलता है वह संस्कृत बोलता है। क्या बोलता है? संस्कृत बोलता है, ठीक है। तो विस्कंभक वृत्तवर्तिष्यमाणानाम कथांसानाम निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विस्कंभो मध्यपात्र प्रयोजितः, ठीक है। ये आपका विस्कंभक है। दूसरा है आपका प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक। प्रवेशक क्या होता है कि जो कार्य विस्कंभक का होता है वही कार्य प्रवेशक का ही होता है, ठीक है। तद्वदेवानुदातोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशोंकद्वश्चान्तः नीच पात्र प्रयोजितः। देखिए इसमें ये है प्रवेशक और विस्कंभक का सेम यही है, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि जो प्रवेशक है यह अंक, देखिए कवि नाटकों में, रूपकों में अंक की योजना है, ठीक है। अंक में क्या है कि कवि अपने कृत्यों का विभाजन करता है, मतलब जो चीज लिखता है उसको अंकों में क्या करता है? समायोजित करता है, ठीक है। अंक में नायक और नायिका जो भी संबंधित पात्र होते हैं, जो मुख्य हैं, वो सामने आते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मंच पे, मतलब एक मंच है और उस पे किसी चीज को दिखाना हो और एक कोई मतलब सीन चलाना है, वो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक सीन चला, ठीक है, जिसको पूरा दिखाया गया और दिखाकर खत्म हुआ, तो उसको एक अंक कहा जाएगा, ठीक है। तो उस तरह की चीजें जो कवि होता है या डायरेक्टर होता है उसको क्या करता है? मंच पे जो दिखाना रहता है उसको दिखाना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंक योजना कहते हैं, ठीक है। तो 2 अंक हों, जैसे मान लीजिए
एक यहाँ पे अंक समाप्त हो रहा है और एक शुरू होने वाला है, ठीक है। इन दोनों अंकों के मध्य में पात्र, जो पहला अंक समाप्त हो रहा है, दूसरा अंक शुरू हो रहा है, इन दोनों अंकों के मध्य में जो पात्र आगामी कथा का जो सूचना दे दे, ठीक है। पहला कथा की समाप्ति और आगामी की सूचना, जो दो अंकों के मध्य में जो चीजें होती हैं उसको जो सूचना दी जाती हैं दो अंकों के मध्य में, वह प्रवेशक करता है। और वह प्रवेशक जो है यह नीच पात्र होता है, ठीक है। क्या होता है? नीच पात्र होता है। मध्यम पात्र आपका विस्कंभक में होता है और प्रवेशक में नीच पात्र होता है। और यह हमेशा जो होता है वह प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है। ध्यान रखिएगा, किस भाषा का प्रयोग करता है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है। दोनों में जो अंतर है यही है कि प्रवेशोंक द्वैशांतः, ठीक है। ये जो प्रवेशक होता है यह दो अंकों के बीच में क्या करता है? सूचना देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ दे कि दो अंकों के मध्य जो सूचना देता है वह किस नाम से अर्थोपक्षेपक होता है, तो आपका प्रवेशक होता है। तीसरा आपका है चूलिका। क्या है? चूलिका। चूलिका का लक्षण देते हैं कि अंतर जवनिका संस्थाई चूलिकार्थस्य सूचना। जो जवनिका होती है, ठीक है, एक मेन मंच होता है और एक क्या होता है, जो पीछे का मंडप होता है जिसमें चीजें लोग तैयार हो रहे होते हैं, मतलब तैयार होके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उनमें जो अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, अंतर जवनिका संस्थाई ही, जो अंतर जवनिका में स्थित जो पात्र हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो सूचना दी जाती है वह जो पात्र होता है उसको हम चूलिका नाम से कहते हैं। मान लीजिए कि मंच पे कोई पात्र आ रहा हो, ठीक है, और डायरेक्ट उनकी क्रिएटिविटी को दिखाना है, पीछे से बोल दे कि महाराजा अग्रसेन आ रहे हैं, ठीक है, तो दर्शक क्या हो जाएगा? समझ जाएगा कि ये जो व्यक्ति चल रहा है ये क्या है? महाराज अग्रसेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। चौथा आपका अर्थोपक्षेपक है अंकास्य, ठीक है। अंकावत क्या है? अंकात पात्र ही अंकांस्यम छिन्नांकर्थ्यात् सूचनात्, ठीक है। जो मान लीजिए कोई एक सीन चल रहा है, ठीक है, एक ऐसे नॉर्मल आप समझिए जिसको आप यूट्यूब पे वो नहीं देखते हैं, कोई 4 मिनट का, मतलब जो सीन काट काट के जो यूट्यूबर चला देते हैं, तो उसमें क्या है कि एक कहानी टाइप का है छोटा सा जो इस सीन में चल जाता है। तो पर्दे पे मान लीजिए मंच पे दिखाना हो तो एक बार में कोई कहानी दिखाएंगे ना भाई, जहाँ राम ने सीता को कैसे क्या किया, प्रपोज किया, इस टाइप का कुछ सीन दिखाना हो तो एक बार दिखाएंगे। अब इतना तो पूरा इकट्ठे दिखाएंगे नहीं कि एक ही बार मंच पे चढ़ा दिए और कहे कि राम जी सीता जी से मिल भी गए, शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, एक ही बार दिखाएंगे नहीं, सीन बाय सीन दिखाएंगे। तो वही जो एक दिन में दिखाया जा सके, ठीक है, जो एक बार में बताया जा सके, वही क्या है? अंक है। तो अंका से कहते हैं कि अब मान लीजिए एक अंक की समाप्ति हो रही है, ठीक है, अंकांत पात्रैहि अंकास्य छिन्नांकार्थस्य सूचना। जो उसी मंच पे जो पात्र हैं, ठीक है, उसी पात्रों के द्वारा आगे की कथा को जो बता दे, ठीक है, वो क्या होता है? अंकास्य नाम का अर्थोपक्षेपक होता है, ठीक है। और अंकावतार जो अंतिम और पांचवा आपका अर्थोपक्षेपक है वह अंकावतारस्त्वंकाते पातोंकस्य विभागतः। मतलब ये दो अंकों के बीच में, ठीक है, दो अंकों में बिना विभाग किए जो दूसरे अंक में, मान लीजिए एक पात्र यहाँ है और यही बिना विभाग किए अगले वाले में चला जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो अंकावतार नाम का अर्थोपक्षेपक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 अर्थोपक्षेपक होते हैं। कौन कौन? विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, ठीक है। ये 5 प्रकार के आपके क्या हैं? अर्थोपक्षेपक हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और आपको लक्षण बोल भी दिए तो आप सुने भी रहेंगे। मेन ये है आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से क्या क्या मेन ध्यान रखने थे आपको? विस्कंभक और प्रवेशक के बीच में जो अंतर बताए हैं उसको आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नाट्य वृत्तियां। देखिए 4 नाट्य वृत्तियां होती हैं। जो नाट्य में जो पात्र होते हैं, ठीक है, उन पात्रों के द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक दूसरे के प्रति कैसा किसका व्यवहार है, वह व्यवहार जो होता है वही व्यवहार वृत्तियां कहलाती हैं, ठीक है। वह मतलब एक तरह से नाट्य मात्रः,
मतलब व्यवहार ही डिपेंड करता है कि आप किस हद के व्यक्ति हैं, किस लायक के हैं, मतलब किस स्तर के आप व्यक्ति हैं। आपका व्यवहार ही आपके चरित्र का निर्माण करता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो उसी प्रकार से कोई अच्छा नाटक भी, अच्छा फिल्म भी, अगर अच्छा मान लीजिए अगर कोई सकारात्मक हीरो हो और वह हीरो विलेन का काम करे तो कोई फिल्म पसंद ही नहीं करेगा। तो इस तरह से तो उसकी एक स्थिति बताई गई है ना कि भाई किस रोल में कौन, यदि मान ली हीरो के रोल में है, नायक के रोल में है तो उसको नायक की तरह व्यवहार करना है, नायिका यदि नायिका के रोल में है तो उसको नायिका की तरह रहना। ये थोड़ी ना कि अब नायिका को हमेशा श्रृंगार सज्जा की तरह ना एकदम मुंह उठा करके ऐसे ही चल दे रही है, तो भाई इससे तो वो चीजें निखर के नहीं आएंगी ना। तो मिला जुला करके ये है कि जो नाट्य में जो प्रयुक्त पात्र हैं उनके द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उसे हम नाट्य वृत्तियां कहते हैं। ठीक है, वे नाट्य वृत्ति जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका होता है भारती वृत्ति, ठीक है। दूसरा आपका सात्वती, ठीक है, सात्वती, आरभटी, ठीक है, और चौथा जो है वो कैसिकी है। ठीक है, ये 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। इस प्रकार से इन चारों वृत्तियों के अंतर्गत लगभग सभी वृत्तियों के मतलब पात्रों के व्यवहार आ जाते हैं। ठीक है, ये जो भारती नाम का वृत्ति है, ये जो भारती नाम का वृत्ति है यह शब्द वृत्ति है। लगभग हर एक शब्द में रहता है, हर एक पात्र के पास रहता है भारती वृत्ति। ठीक है, और बाकी जो सात्वती, आरभटी और कैसिकी है, ये जो वृत्ति है यह वृत्ति क्या कहते हैं कि अर्थों के साथ साथ काम करती हैं। यदि श्रृंगारिक अर्थ हैं तो श्रृंगार के भाव से आएंगे, यदि भयानक वाली, यदि कोई एक दूसरे में लड़ाई का माहौल बना रहा है तो लड़ाई के माध्यम से व्यवहार करेगा। मतलब जैसी जिसकी सोच या जैसी इसकी नीयत, जो जैसा सठे साठे माचरेत वाली स्थिति है। ठीक है, और ये शब्द वाला है, मतलब भाई कोई भी कैसा भी शब्द बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है तो भारती लगभग सब में आ जाता है। ठीक है, तो शब्द पे आधारित रहने वाला जो वृत्ति है वो भारती है, और बाकी जो सात्वती, आरभटी, कैसिकी है, क्या है, ये आपका अर्थ वृत्ति है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए सभी वृत्तियों में कोई ना कोई रस होते हैं। भाई सभी वृत्तियों में कोई ना कोई रस की प्रधानता होगी ना। भाई देखिए रस 8 होते हैं, लेकिन 4 ही रसों से अन्य रसों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि जहाँ श्रृंगार रहेगा श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस में ही आदमी थोड़ा सा लज्जा से युक्त होगा या थोड़ा सा हंस देगा या कुछ इस तरह की स्थिति होगी। जहाँ वीर से अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी जाती है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र रस से करुण की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मिला जुला करके यह है कि 4 ही रस में सारे रस आ जाते हैं, लेकिन आपको यदि परीक्षा मारना हो तो रस की संख्या 8 ही मारिएगा। ठीक है, बाकी उत्पत्ति पूछे तो अलग बात है। ठीक है, जब रस निष्पत्ति के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये 4 वृत्तियां हैं, तो किस वृत्ति में क्या है तो ये देख लीजिए। कह रहा है कि श्रृंगारे कैसिकी, कैसिकी वृत्ति में श्रृंगार रस होता है। ठीक है, कैसिकी वृत्ति में क्या होता है? श्रृंगार और हास्य रस होता है। कैसे? तो देखिए जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये काम वाले जो धर्म है इसको उभारता है। ठीक है, मतलब श्रृंगार रस का जो वातावरण होता है मंच में या फिल्म में, यह उत्पन्न करता है कौन? मतलब कि कैसिकी वृत्ति वाला। तो जो व्यक्ति जैसे इमरान हाशमी है, ठीक है, तो एक तरह से कहिए तो इमरान हाशमी किस वृत्ति के मतलब वो हैं? कैसिकी वृत्ति के वो नायक हैं। ठीक है, आप समझ ही सकते हैं इसको। वीरे सात्वत्यारभटी पुनः, ठीक है, और वीर रस आरभटी, वीरे सात्वती आरभटी पुनः। सात्वती वृत्ति मतलब जो सात्वती है यह वीर रस में होता है। ठीक है, तो जो सनी देओल हैं भाई वो वीर रस के नायक हैं। उनका व्यवहार ज़्यादा देर तक फिल्मों में देखे ही आप कि किस स्थिति में चल जाता है, 5 मिनट रुकेंगे और 6 मिनट में ठोक देंगे। ठीक है, आरभटी पुनः, आरभटी में क्या है? रसे रौद्रे च विभत्से। आरभटी में
रौद्र रस और विभत्स रस होता है, ठीक है। वृत्ति सर्वत्र भारती, और सभी रसों में, सभी शब्दों में, एक तो बताया ना कि सभी शब्दों में रहने वाला जो वृत्ति है आपका, वह भारतीय वृत्ति है। क्या वृत्ति है? भारतीय वृत्ति है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वह इस तरह से है कि ये पूछ सकता है कितनी वृत्तियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और किसमें कौन से रस होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भारतीय में जो रहता है वो संस्कृत भाषा में बोलता है, भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नटाश्रय, ठीक है। मतलब ये वाणी पे, शब्दों पे आधारित रहने वाला जो वृत्ति है, भारतीय वृत्ति है, ठीक है। तो इस तरह से वृत्ति के बारे में आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसका आधार क्या है, तो जो रूपक हैं वो 10 प्रकार के रूपक होते हैं। कौन? नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, ठीक है। तो रूपक में जो नाटक है, पहला क्या है? पहला जो है वो नाटक है। चूंकि प्रश्न कई बार पूछते हैं कि नाटक कितने होते हैं, तो लोग 10 बजा देते हैं। तो नाटक 10 नहीं होते हैं, रूपक 10 होते हैं, लेकिन नाटक के नाम से इसलिए लोग कह देते हैं कि उसमें से जो पहला है वो नाटक है, ठीक है, इसलिए उसको बोल देते हैं, अन्यथा वो 10 ही रूपक हैं। तो उन 10 रूपकों में जो पहला भेद था, ठीक है, क्या था? आपका नाटक। तो नाटकों में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, ये जितने अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। चूंकि नाटक में अंक होते हैं, नाटक में नायक होते हैं, किस कोटि के नायक होते हैं, कौन से रस उसमें होता है, कितने मतलब उसमें कितनी संधियां होती हैं, उसमें 5 संधियां होती हैं, ठीक है, कितने अर्थोपक्षेपक होते हैं, इस सभी चीजों का निर्माण मतलब उसमें होता है, ठीक है। तो नाटक में तो ये सारी चीजें होती हैं। जिस प्रकार से चीजें आती गई, जैसे नई नई चीजें थी, अर्थोपक्षेपक, अंकाश, मतलब अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं, इन सभी चीजों के बारे में बता दी गई। अब हम लोग आगे जो है प्रकरण के बारे में जानेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें नाटक में आई हैं वो हर जगह मतलब आएंगी, लेकिन जो जहाँ पे महत्वपूर्ण है, जो जहाँ पे मतलब आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें थी? नाटक में थी, और ये स्वतंत्र रूप से भी संधियां कितनी होती हैं, अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं, अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं, ये पूछता है, ठीक है। लेकिन अदर जो रूपक के भेद हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण हैं, जब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके बारे में विधिवत हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो एक चीज शुरू करने से पहले एक और बता दें, हम लोग रूपक पे तो चर्चा कर ही रहे हैं, रूपक के साथ साथ रूपक की जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। उसके बाद रूपक होता है, उसके बाद उपरूपक भी होता है। क्या होता है? उपरूपक। उपरूपक की संख्या 18 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 18। विश्वनाथ ने तो 18 ही मानी है, प्रश्न भी देगा तो आपको 18 ही लगाने हैं। तो 18 दिए गए हैं, नाटिका, त्रोटक, सट्टिका, गणिका इत्यादि। तो ये जो है ये रूपक 10 मेन हैं जो रस पे आश्रित रहते हैं, लेकिन इनको नृत्य और नृत्य के कैटेगरी में रखा गया है, मतलब किसको? उपरूपक को। लेकिन आचार्यों ने उन उपरूपकों में से कुछ उपरूपक को रूपक के समीप माना है, ठीक है, मतलब उसको कहते हैं कि रूपक की तरह ही है। तो इसलिए कुछ उसमें से कुछ विशेष हैं जिसकी रचना भी हुई है। उसमें से एक है आपका नाटिका, ठीक है। क्या है? एक नाटिका। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि इनमें से कौन रूपक नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रूपक जो है वो जो 10 भेद है, उस 10 भेद के बाहर कोई भी रूपक नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ भी देकर के पूछे तो आपको उपरूपक की कैटेगरी में चले जाना है। लेकिन उपरूपक में भी नाटिका जो है काफी फेमस है, और यहाँ से जो प्रश्न पूछ लेता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो नाटिका की जो कथा वस्तु है, ठीक है, नाटिका की जो कथा वस्तु है, वह जो आगे आने वाला जो प्रकरण है, जो दूसरा जो रूपक का भेद है, उसका जो कथानक है, जहां से प्रकरण का कथानक लिया जाता है, वहीं से कथानक जो है नाटिका के लिए जाता है, ठीक है। नायक जो होते हैं वो नाटक के लिए जाते हैं, मतलब जिस प्रकार नाटक के नायक होते हैं उसी प्रकार नाटिका के नायक होते हैं। तो नाटक के नायक धीरोदात्त हैं, तो नाटिका के भी नायक धीरोदात्त होंगे, ठीक है। नायक नाटक और धीर ललित कोटि, हाँ देखिए धीर ललित कोटि के इसमें नायक होते हैं, माफ करिएगा,
बता दिए। जो नायक होते हैं धीर ललित कोटि के होते हैं, और इसमें जो रस होता है वो श्रृंगार रस होता है, और इसमें टोटल 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं, और इसमें 2 नायिका होती है। कितनी नायिका होती है? 2 नायिका होती है। 2 नायिका होने का कंसेप्ट ये है कि एक मतलब राज्य से संबंधित इसमें कहानी इत्यादि होती हैं, ठीक है। तो 2 नायिका होती हैं, तो एक राजा की अपनी पत्नी रहती हैं, ठीक है, और एक पत्नी ऐसी रहती है कि भाई जो राजा के दरबार में या उनके जो बेडरूम के आसपास की जो कमरे इत्यादि हैं उसमें कोई अच्छी सी सुंदरी सी नायिका आ गई रहती है, तो उस पे राजा का दिल आ जाता है, ठीक है। तो अब राजा का चूंकि उस पर दिल आ गया है, तो अब पहले अपने रानी को धोखा भी नहीं दे सकते हैं, उनसे डरते भी हैं कि भाई जान न जाए, तो जान देंगे तो हमको भगा देंगे। तो बहुत चूंकि वो अपने उससे प्रेम हो गया है, तो प्रेम होने के बाद उनको मतलब छोड़ नहीं पाते हैं राजा। किसको? जो दूसरी नायिका रहती है। लेकिन ये भी देखना रहता है कि भाई हमको अपने आप को फर्स्ट वाली से बचाना भी है। तो एक तरह से नाटिका में जो दूसरी नायिका होती है उसको पाना बहुत राजा के लिए बहुत कठिन कार्य होता है। फिर भी वह कहीं ना कहीं अपने प्रथम वाइफ की सहायता से दूसरे को पा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार की नायिका होती हैं, और जो वृत्ति होती है कैसिकी वृत्ति होती है। क्यों कैसिकी वृत्ति होती है? तो जैसा कि आपको बताया कि श्रृंगार रस, कैसिकी वृत्ति में श्रृंगार रस ही होता है, और श्रृंगार रस वाला ही व्यक्ति ना एक के रहते दूसरे पे लाइन मारेगा, अन्यथा क्यों मारेगा, ठीक है। तो इसलिए कैसिकी वृत्ति होती है। तो ये सब चीजें यदि पूछे आपके नाटिका से, तो आपको मतलब पूछ दे कि नाटिका में कितने अंक होने चाहिए, ठीक है, कौन रस होता है, कौन सी वृत्ति होती है, कौन से नायक होते हैं। तो जो रत्नावली आपका जो आचार्य हर्ष की जो रचना है रत्नावली नाटिका है, जिसमें कुल 4 अंक हैं, और धीर ललित कोटि के नायक हैं आपके उदयन, जो रत्नावली के क्या हैं? रत्नावली के नायक हैं। उनकी 2 मेहरारू हैं, एक वासव दत्ता जो मेन वाली रहती हैं, और एक रत्नावली जो इनकी सभा में आई रहती हैं, जो इनको देख करके मोहित हो जाते हैं, फिर इनको पटाने के चक्कर में लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नाटिका है। अब हम लोग आते हैं किस पे? आपके जो दूसरा रूपक है उस पे आते हैं। दूसरा रूपक क्या है? प्रकरण, ठीक है। तो प्रकरण में देखिए इसका जो कथानक होता है ना, ये कवि कल्पित होता है। कवि अपने कल्पना के आधार पे चीजें मतलब कथानक तैयार कर सकता है। जैसे मान लीजिए आजकल कुछ पिक्चरें हैं, तो पिक्चर अत्यधिक क्या है, बायोपिक इत्यादि बन रहे हैं, इतिहास की घटनाओं पे बन रहे हैं, लेकिन उसको प्रकरण नहीं कहेंगे, ठीक है। प्रकरण मतलब लोक समाज में जो चीजें चल रही हैं, कवि को यहाँ मौका मिल जाता है कि जो लोक समाज में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं उसको अपने कल्पना के आधार पे रख करके उसको बना करके कवि समाज के सामने क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। ठीक, तो इसमें जो कथानक होती है कवि कल्पित होती है। जो इसका नायक होता है वो धीर प्रशांत कोटि का होता है। जो 4 प्रकार के नायक हैं उसमें 4 प्रकार के नायकों में जो धीर प्रशांत नाम का जो नायक है वह प्रकरण का नायक होता है, ठीक है। और जो इसका जो उदाहरण है वो मृच्छकटिकम है, ठीक है। इसमें जो उदाहरण है इसका क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में जो चारुदत्त है वो धीर प्रशांत कोटि का नायक है। और धीर प्रशांत कोटि के नायकों का जो जीवन होता है ना, बड़ा संघर्ष वाला होता है। चूंकि चारुदत्त बहुत धनवान राजा रहता है, लेकिन दान करते करते एकदम दरिद्रता की स्थिति में आ जाता है। बाद में इसको प्रेम भी हो जाता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें अमात्य, विप्र और वणिक इनमें से कोई एक नायक होता है। धीर प्रशांत कोटि का तो चारुदत्त विप्र कोटि के नायक थे, ठीक है। कहीं अमात्य भी होता है, मंत्री, या वैश्य नाम का भी कोई वैश्य कैटेगरी का भी कोई नायक हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार, तीनों में से कोई एक नायक होता है, ठीक है। इसमें नायिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का। एक कुलीना होती है, एक वैश्या कोटि की होती है। मतलब एक ऐसी होगी कि जो अच्छे कुल वाली से होगी, मतलब खानदानी होगी, एक वैश्या होगी। क्या होगी? वैश्या। तो जो मृच्छकटिकम में
जो वसंत सेना है, ठीक है, और जो धूता है, तो जो धूता रहती है चारुदत्त की फर्स्ट पत्नी, रोहित की मम्मी, वह क्या है, खानदानी मेहरारू रहती है उनकी। लेकिन जो वसंत सेना रहती है वो क्या रहती है, वो वसंत सेना वैश्या कोटि की नायिका रहती है। लेकिन वसंत सेना की एक खासियत ये रहती है कि वसंत सेना वैश्या होते हुए भी अपने आप को एक प्रेम के रूप में ही चारुदत्त से अपने आप को स्वीकार करवाना चाहती है, ठीक है। तो इसलिए प्रेम अगर देखा जाए तो ये नहीं देखता है कि आप कहाँ से और किस मतलब परिस्थिति से आ रहे हैं, प्रेम प्रेम होता है, ठीक है। ये दर्शाता है कौन पात्र, वसंत सेना वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है कि प्रकरण में जो नायक होता है धीर प्रशांत कोटि का नायक होता है। कुल इसमें 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल इसमें 10 अंक होते हैं। उदाहरण आपका मृच्छकटिकम है। किसकी रचना है? आचार्य शूद्रक की ये रचना है, ठीक है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, 10 अंक होते हैं। 2 प्रकार के नायक हैं, तो नायक भी इसमें है, धीर प्रशांत कोटि के इसमें नायक होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा है आपका भाड़, कि तीसरा क्या है? भाड़। भाड़ जो है यह एकांकी नाटक है, ठीक है। इसमें एक ही अंक होता है। क्या होता है? इसमें एक ही होता है। इसमें क्या है कि जो चतुर या बुद्धिमान विट जो होता है अपने अनुभव के आधार पर या दूसरे के अनुभव के आधार पर किसी धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है, ठीक है। धूर्त के चरित्र क्या करता है? वर्णन करता है। तो भाई सिंगल है, अपना मान लीजिए अपने अनुभव से या दूसरे के अनुभव से करके किसी चरित्र का वर्णन कर दे, तो वह जो भाड़ होता है वो जो नायक होता है वो भाड़ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसमें एक अंक होता है और इसमें जो वीर या श्रृंगार रस का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है? वीर रस या श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग होता है। और जो 5 संधियां हैं उन 5 संधियों में केवल मुख नाम का और निर्वहण नाम का ही संधि का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, आपको बता दें कि जहां जहां जो मेन है, ठीक है, वहां वहां आपको चीजें बताई जा रही हैं, उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहीं से काट छाट के प्रश्न पूछता है, ठीक है। लास्ट में हम 1-2 प्रश्न भी देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रश्न पूछता कैसे है, ठीक है। तो इसमें वीर या श्रृंगार रस का प्रयोग होता है, मुक्त या निर्वहण नामक संधि होती है। लीला मधुरम जो है इसका उदाहरण भरत मुनि ने क्या किया है? भाड़ के रूप में दिया है। तो कई बार ऐसे ही पूछ देता है कि मृच्छकटिकम किस रूपक का उदाहरण है, लीला मधुरम किस रूपक का उदाहरण है। तो इन सबको आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आपका है चौथा प्रहसन। क्या है? प्रहसन नाम का रूपक है। जो प्रहसन है वो हास्य प्रधान है, और ये हास्य प्रधान है तो इसलिए सामान्य जनता को आधार बना करके उनके रुचि के अनुकूल बना करके प्रहसन नामक रूपक की रचना की गई है, ठीक है। और इसमें मेन ये रहता है कि हंसी हंसी में जो समाज के जो कुत्सित पक्ष हैं उन कुत्सित पक्षों के बारे में बताना, जन सामान्य को उनसे अलर्ट करना। मतलब नहीं होता है कि अरे बहुत सातिर दिमाग का है भाई, वो हंसी हंसी में बहुत कांड कर देता है। इन सब बातों को ध्यान रख करके आप मतलब एक तरह से किसी को सतर्क करना, ये सब चीजें प्रहसन में बताई जाती हैं। तो ये हास्य प्रधान रूपक है और ये भी भाड़ की तरह एक ही मतलब है। क्या है? एक ही अंक का है, एकांकी नाटक है। ध्यान रखिए, पूछ दे कि इनमें से कौन एकांकी नाटक है, दे दे भाड़ प्रहसन प्रकरण नाटिका, तो ये भी दे सकता है। तो आप मान लीजिए कंफ्यूज हो जाए तो प्रहसन में भी एक है, भाड़ में भी एक है, कोई भी दे, आपको मारना जो है, जो जिसमें है उसको ही मारना है आपको। कंदर्प केली और धूर्त चरित, ये 2 ग्रंथ इसके क्या हैं? प्रहसन के उदाहरण हैं। और प्रहसन के जो हैं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। आगे है अब अगला आपका डिम नाम का, ठीक है। डिम क्या है? तो ये देख लिए, जो डिम की कथा वस्तु होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है। कैसी होती है? इतिहास प्रसिद्ध। इतिहास में जो प्रसिद्ध घटनाएं हैं उन घटनाओं को आधार बना करके डिम की कथा वस्तु तैयार की जाती है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष आ गया। इसमें 4 अंक होते हैं। अभी तक एक एक स्थिति चल रही थी। देखिए नाटक में कितने थे?
5 से 10, ठीक है। नाटिका में कितने थे? 4 अंक। प्रकरण में कितने थे? 10 अंक। बाकी भाड़ और प्रासन में कितने थे? 1-1 अंक, ठीक है। अब डिम में देखिए आ गया यहाँ पे 4 अंक, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा, यही पूछता भी है। तो इसमें 4 अंक होते हैं और कैसिकी वृत्ति को छोड़कर अन्य सभी वृत्तियां होती हैं, ठीक है। जो 4 वृत्तियां होती हैं, भारती, सातवती, आर्यभट्टी और कैसिकी, उसमें से कैसिकी वृत्ति इसमें नहीं होता है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो डिम की कथा वस्तु होगी वह श्रृंगारिक कथा वस्तु नहीं होगी, ठीक है। वह वीर रस पे, रौद्र रस पे, विभत्स रस पे, इन सब रसों पे आधारित होगी, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि चूंकि श्रृंगार रस से हास्य की उत्पत्ति होती है, तो जाहिर सी बात है श्रृंगार और हास्य को छोड़कर बाकी सभी रस भी होंगे। क्यों? क्योंकि कैसिकी वृत्ति भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो लिखा भी देखिए यहाँ पे है, श्रृंगार और हास्य रस को छोड़ करके सभी रस इसमें क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। और त्रिपुर दाह नामक जो एक ग्रंथ है जिसको ब्रह्मा के द्वारा रचित माना जाता है, वह डिम का उदाहरण है, ऐसा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है, ठीक है। तो डिम का ये उदाहरण है। ये चीजें थी, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका व्यायोग। व्यायोग जो है ये भी इतिहास प्रसिद्ध कथानक है और इसमें भी 1 अंक ही होता है। इसमें जो नायक है धीरोधत्त कोटि का होता है, जैसे दुर्योधन, क्या कहते हैं, दुर्योधन इत्यादि का, भीम इत्यादि का जो मतलब कहानी है व्यायोग के माध्यम से दिखाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो रस है ये भी उसी की तरह, भाई जब धीरोधत्त कोटि का नायक होगा तो कैसे वो क्या नाम है, श्रृंगार और वो वाला कार्य करेगा? वो तो है नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है। तो इसमें भी डिम की तरह क्या होगा? रस इसमें होगा। तो श्रृंगार रस और हास्य रस इसमें क्या होगा? व्यायोग में नहीं होगा और बाकी 6 रस इसमें होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये घुमा के भी इस तरह से पूछ सकता है कि इसमें से कौन 2 रूपकों के रस सामान्य हैं, ठीक है। व्यायोग और जो डिम है इसके रस सामान्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। अस्त्री निमित्त संग्राम, और इसमें जो संग्राम दिखाया जाता है ना, लोग कहते हैं कि भाई कई लोग तंज मारते हैं कि दुनिया में जितने भी कांड हुए हैं उसमें सब में कारण देख लीजिए स्त्री रही है, महाभारत हो चाहे रामायण हो, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है भाई साहब, इस दुनिया में बिना स्त्रियों के भी कांड हुआ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है कि इस समय लोग परेशान हैं स्त्रियों के चक्कर में और भी परेशान होते हैं स्त्रियों के चक्कर में, जीवन का हर हिस्सा उसी से घूम रहा है। लेकिन देखिए यहाँ अपवाद भी दिख गया। तो अस्त्री निमित्त संग्राम व्यायोग नामक रूपक में दिखाया जाता है। और जाम दग्नजय और सौगंधिका हरणम, जाम दग्नजय और सौगंधिका हरणम क्या है? इसके उदाहरण हैं, ठीक है। एक बार आपको बता दें कि मोटा मोटी आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि किसमें कितने अंक हैं, ठीक है, कौन किसके नायक हैं, ठीक है, नायक के बाद उदाहरण क्या है, और बहुत ज्यादा है तो वृत्ति इत्यादि, वृत्ति किसमें क्या है ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और किसमें किसका जो कथानक है किस आधार पे है, ठीक है, ये विशेष जरूर ध्यान रखिए। बाकी अगर नहीं भी था तो चल जाएगा, लेकिन अगर पूरा याद रख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक। अब आते हैं हम समवकार में, ठीक है। समवकार में देखिए यहाँ 3 अंक है। अभी तक क्या क्या अंक आया? 1-1 चल रहा था, 4 भी आया था डिम में, अब आ गया आपका समवकार में 3 अभी तक नहीं आया था। तो समवकार में कुल 3 अंक होते हैं और कैसिकी वृत्ति को, ठीक है, और जो 5 संधियां होती हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण, और 4 वृत्तियों में मतलब 5 संधियों में विमर्श नाम की संधि, ठीक है, और 4 वृत्तियों में कैसिकी नाम की वृत्ति को छोड़ करके इसमें 4 संधि और 3 वृत्तियां इसमें क्या होती हैं, ठीक है। तो जब कैसिकी नहीं है तो श्रृंगार नहीं होगा, तो इसमें मुख्य रूप से वीर रस होता है। इसमें कौन रस होता है? वीर रस। और देवता और दानव नाम के इसमें क्या होते हैं? नायक होते हैं। क्या होते हैं? देवता और दानव नाम के नायक होते हैं।
और टोटल इसमें 12 नायक होते हैं। कितने नायक होते हैं? 12 नायक। और इसमें एक खास बात है कि 12 नायकों के जो फल हैं वो सबके अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि 12 हैं तो 12 एक ही के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। 12 के अलग अलग हैं, कोई अपने कुछ के सिद्धि में है तो कोई अपने कुछ के सिद्धि में है, ठीक है। और समुद्र मंथनम, समुद्र मंथनम जो है समवकार रूपक का उदाहरण है। समुद्र मंथनम क्या है? समवकार रूपक का उदाहरण है। और इसमें एक चीज और है, जो 5 अर्थ प्रकृतियां हैं और 5 अर्थोपक्षेपक हैं, उनमें से बिंदु नाम का अर्थ प्रकृति और प्रवेशक नाम का अर्थोपक्षेपक समवकार रूपक में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? समवकार रूपक में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या नहीं होता है, क्या होता है, इन सभी स्थितियों पर नजर डाल करके आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि यहां से यदि प्रश्न पूछे तो आपके छूटे नहीं, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग वीथी पे। 8वां रूपक है वीथी। इसमें कैसिकी वृत्ति होती है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कैसिकी वृत्ति होती है। एकांकी नाटक है। एक बार अगर देखें आप तो एकांकी नाटक कितने हैं एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, एक जगह बना लेंगे। तो देखिए एकांकी नाटक, शुरू में नाटक प्रकरण तो छाटी दीजिए, नाटक प्रकरण प्रहसन, ठीक है, नाटक प्रहसन, नाटक सप्रकरणम भाड़, नाटक सप्रकरणम भाड़ प्रहसन डिम व्यायोग, ठीक है भाई। भाड़ डिम में 4 अंक होते हैं, व्यायोग, व्यायोग के बाद समवकार में भी 3 अंक होते हैं। फिर आपका आ गया वीथी, ठीक है। वीथी में भी एक ही अंक होता है और अंक में भी एक ही अंक होता है, ठीक। तो किसमें एक कौन कौन एकांकी है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। एकांकी नाटक और मालविकाग्निमित्र इसका उदाहरण है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अब अंक है, ठीक है। अंक, चूंकि अंक योजना आपको बताए, चूंकि अंक से कहने से वो अर्थ ना, इसलिए इसको उत्सृष्टिकांक के नाम से भी जानते हैं। मतलब अंक कहा जाए तो कोई व्यक्ति वह वाला अंक ना समझ ले जो नाटकों के बीच में होता है, इसलिए इसको उत्सृष्टिकांक नामक रूपक कहा जाता है। ये भी जैसा बताए एकांकी नाटक है। एक चीज में फेमस जो है वह करुण रस प्रधान जो है, ये आपका करुण रस प्रधान उत्सृष्टिकांक रूपक है, ठीक है। इसमें भारती नामक वृत्ति होती है। कौन वृत्ति होती है? भारती नामक वृत्ति होती है। और उन्मत्त राघव और शर्मिष्ठा ययाति इसके उदाहरण है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि शर्मिष्ठा ययाति और उन्मत्त राघव किसके उदाहरण हैं, तो क्या लगाएंगे आप उत्तर में? तो उत्सृष्टिकांक नामक जो है रूपक जो उदाहरण के रूप में आंसर के रूप में आएगा। तो क्लियर हो गया। इसमें जो है 4 अंक हैं। देखिए 4 अंक वाले कौन कौन हैं? एक डिम आ गया, ठीक है, और एक इहामृग आ गया। क्या आ गया? डिम और इहामृग। मिश्रित कथा वस्तु होती है, ठीक है। कथा वस्तु जो होती है इसकी मिश्रित कथा वस्तु होती है। और इसमें जो नायक जो होता है ना, इसमें एक खास है, मतलब नायक और प्रतिनायक जो है, नायक भी श्रृंगार रस में होता है, प्रतिनायक भी श्रृंगार रस में होता है। और प्रतिनायक जो इसमें होता है वो भ्रमवश गलती से कोई अनुचित कार्य कर देता है, मतलब कि किसी को, मतलब वह किसी को देखा और वह उसको पसंद आ गई, तो अब उसको पटाना चाह रहा है, तो इसलिए नहीं चाह रहा कि भाई अब हमारी, जिससे फिल्म में दिखाया जाता है ना कि प्रतिनायक पसंद आ गया उठवा लो उसको, इस तरह से नहीं। ये बताता है कि स्त्रियों को आप चाहे जिसको भी चाह रहे हैं, किसी को भी प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है, जोर जबरदस्ती से आप किसी को जीत नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, नायक प्रतिनायक में जब खूब झगड़ा बढ़ता है ना, तो झगड़ा युद्ध स्तर पे नहीं जाता है कि नहीं अब युद्ध हो ही जाएगा, युद्ध भी नहीं होता है, प्रतिनायक को मारा भी नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रेम की जो बात है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। प्रेम जहां रहेगा वहां मार झगड़ा वाला सिस्टम में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि निराशा में कोई किसी को मारेगा थोड़ी ना। मैं खुद परेशान है, प्रेम मिल गया तो खुश है, प्रेम नहीं मिल रहा है तो दुखी है, ठीक। और कुसुम शेखर, खैर कुसुम शेखर इसका क्या है? उदाहरण है। क्या है? कुसुम शेखर इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम लोग
नाट्य तत्व के रूप में जितने भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और जो जहाँ से कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात कर लिए, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर लिए, जो रूपकों के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पे हम लोग बात किए। तो सभी इन चीज़ों पे आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। यदि आपको कि कहीं इसमें समझने में कोई दिक्कत हो, कहीं आपको कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो उसके उत्तर को आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और कि 2-4 प्रश्न देख लेते हैं कि परीक्षा में पूछता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एज इट इज यही प्रश्न पूछेगा, लेकिन ये बताने से एक आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न पूछता कैसे है। ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि रूपकम तत्समारोपात इति कस्य कृतम कृते उक्तम। ठीक है, कि अलंकार के लिए है, कि नाट्य का अपर नाम है, कि काव्य है, कि काव्य अभिनय है। तो आपको हम शुरू में मतलब जब नाट्य तत्व पे हम चर्चा कर रहे थे तो बताए थे कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात। ये तीनों शब्द क्या हैं? दृश्य काव्य के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? दृश्य काव्य के लिए ही। ठीक है। उपाधि के भेद से शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नाट्य का ही अपर नामकरण है। ठीक है। जैसे कोई एक ही व्यक्ति किसी का पापा हो सकता है, किसी का चाचा हो सकता है, किसी का मौसा हो सकता है, किसी का साला हो सकता है, तो उसी प्रकार से एक ही लक्ष्य के लिए ये तीनों शब्द क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकरणे नायकः कीदृशः। प्रकरण जो आपका रूपक है, उस रूपक में जो नायक है वो किस कोटि का नायक होता है? तो आपका उसमें धीर प्रशांत कोटि का नायक होता है। धीरोदात्त कोटि का नायक आपका नाटक में होता है। धीर ललित कोटि का नायक आपका नाटिका उपरूपक में होता है। ध्यान रखिएगा, नाटिका उपरूपक में। अधीरोधत्त कोटि का नायक आपका व्यायोग नाम के उपरूपक में है। ठीक है। आगे है कि 10 रूपकेषु नास्ति। जो 10 रूपक हैं उन 10 रूपकों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नाटक है ही है, प्रहसन है ही है, और प्रकरण है ही है। ठीक है। नाटिका नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि नाटिका उपरूपक में आता है। तो इन्हीं तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि हो सकता है कि कई बार होता है कि जो हम पढ़े रहते हैं वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। इन्हीं जगहों से प्रश्न घूम फिर के आएंगे। हो सकता है कि जो हम पढ़े हैं वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो पढ़े हैं वो ऑप्शन में जरूर दिख जाए। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व के समय आप ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे कि भाई भारतीय आया है तो भाई भारतीय वृत्ति होती है, तो ये तो अर्थोपक्षेपक के संदर्भ में आएगा नहीं। ठीक है। मान लीजिए कुछ और पूछ दे कि अर्थोपक्षेपक में ये है कि नहीं, तो यदि आपको 1-2 इसमें से पता भी है तो उस आधार पे भी आप क्वेश्चन क्या है कर ले जाएंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का एक यही बहुत बड़ा लाभ है कि यदि आप सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन के आधार पे या ऑप्शन के आधार पे अगर थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन करेंगे तो हम बता रहे हैं गारंटी से कि वो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से नाट्य तत्व से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण चीजें थी उस पे हम लोग क्या किए, चर्चा किए। और आपसे ये रहेगा कि अच्छे से उसको ध्यान रखिए। बाकी यहाँ से यदि कहीं आपको दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस उत्तर को, उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।